इंडिया टीवी में हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां इजरायल ईरान के बीच युद्ध में अमेरिका की भी अब ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने आज बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मारकर ईरान के 3 परमाणु अड्डे उड़ा दिए। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को खूनी अंजाम की धमकी दी है और इसी अटैक के बाद दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। क्या अमेरिका के आने से नाटो कंट्रीज भी युद्ध में कूद जाएंगी? पाकिस्तान की इस रोल में क्या भूमिका रहेगी, इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिकी हमले के बाद मुस्लिम देशों का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। कतर ने बातचीत शुरू करने की मांग कर दी है। सऊदी अरब ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता को लेकर हमला बताया है। ट्रंप के लिए नोबेल की तरफदारी करने वाले मुल्क पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों पर हमला गलत बताया है। ओमान और इराक ने भी अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। तो आखिर जिस बात की आशंका पिछले 9 दिन से थी वो सच साबित हुई है। और अब इस पूरे युद्ध में आपको बता दें कि अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है और पहले ही ट्रेलर में उसने ईरान के 3 न्यूक्लियर अड्डों पर कहर बरपा दिया है। B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बमों से तबाही की वो स्क्रिप्ट लिखी कि खामनेई बूढ़े जख्मी शेर की तरह दहाड़ने लगे। अमेरिका को बदलने की धमकी दे डाली है, अमेरिका को बदले की धमकी दे दी। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका की सीधी एंट्री के बाद क्या ये युद्ध अब और भड़केगा? क्या इसमें दूसरी सुपर पावर खासकर चीन और रूस भी शामिल होंगे? क्या बज गई है वर्ल्ड वॉर की घंटी? समझिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका ने हमला कर दिया, अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान अब अमेरिका के साथ जंग का ऐलान करेगा? ईरान की मिसाइलों की रेंज में अमेरिका के कौन कौन से मिलिट्री बेस हैं? इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। अमेरिका ने ईरान की परमाणु ताकत बनने के सपने को भारी चोट मारी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर ने ईरान के परमाणु मिशन को कैसे मिट्टी में मिलाया? अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान ने कैसे इजराइल पर कहर बरसाना शुरू किया है, वो देखिए। अमेरिका के अटैक के बाद ईरान क्या करने वाला है, युद्ध कितना भीषण होने जा रहा है, इसे लेकर खामेनेई ने अपने इरादे जाहिर किए हैं। ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों पर कहर बरसा रही हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान तेल अवीव, हाइफा समेत इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है।
ईरान ने 20वीं वेव में इजराइल पर 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने आज पहली बार इजराइल पर अपनी घातक खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के मिसाइल अटैक का इजराइल में जबरदस्त इंपैक्ट नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद इजराइल में इस वक्त पैनिक का माहौल है। इजराइल के शहरों में हमले वाले सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान यहीं पर रुक जाएगा या फिर इसके आगे बढ़कर अब वो अमेरिका पर भी हमला करेगा? क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती है? अगर नहीं तो फिर ईरान के आसपास वो कौन कौन से अमेरिकी बेस हैं जो उसकी रेंज में है और उस पर वो अटैक कर सकता है? ईरान का वॉर प्लान क्या है? आगे वो क्या क्या कर सकता है? ट्रंप ने ईरान को क्या वार्निंग दी, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जंग के 10वें दिन अचानक अमेरिका ने कैसे ईरान की 3 अवैध न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान को तबाह किया। बाईस जून भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स अचानक ईरान में घुसते हैं और कोम शहर से 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ में मौजूद उसकी सबसे अहम और अंडरग्राउंड साइट पर बमबारी शुरू कर देते हैं। इसी समय पर ईरान की 2 और न्यूक्लियर साइट पर अटैक होता है, लेकिन ये अटैक ईरान की सरहद से करीब 600 किलोमीटर की दूरी से होता है। फोर्डो साइट को उड़ाने के लिए अमेरिका ने 5 से 6 B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। उसने फोर्डो पर GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए तो इस्फहान और नतांज पर करीब 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें न्यूक्लियर साइट से 643 किलोमीटर दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च की गई। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 12 GBU-57 बस्टर बंकर बम गिराए हैं। इनमें एक बम 30,000 पाउंड यानी कि करीब 13,500 किलो के हैं, जो मोटी से मोटी चट्टान को चीरते हुए नीचे जाते हैं और धमाका करते हैं। ईरान फोर्डो में चट्टान के करीब 80 से 100 मीटर नीचे है।
यानी कि यह जमीन से करीब 300 फीट नीचे है। इसे केवल अमेरिकी बस्टर बंकर बम से ही तबाह किया जा सकता है। जिस वक्त यह ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त ट्रंप और उनकी टीम व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर उसको लाइव देख रही थी, पल पल का अपडेट ले रही थी। और जैसे ही ये ऑपरेशन पूरा हुआ, ट्रंप ने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट के तबाह होने का ऐलान कर दिया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका से पहले इजराइल ने भी कई बार फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। इजराइल बार बार अमेरिका से कह रहा था कि उसके आए बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। कहा कि पहले बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये ट्रंप का दांव था। ईरान को अंधेरे में रखकर अचानक 22 जून की सुबह 4:30 बजे ट्रंप के इशारे पर अमेरिकी सेना ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। ईरान पलटवार जरूर करेगा, इसलिए ट्रंप ने ईरान को कड़ी वार्निंग दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर अब ईरान ने शांति कायम नहीं की तो अमेरिका इससे भी बड़े हमले करेगा। ईरान में अभी कई ऐसे टारगेट हैं जिन्हें निशाना बनाना बाकी है। भविष्य के अटैक इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। Continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. अब सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? क्या वो अमेरिका से पंगा लेगा? ईरान ने अगर अमेरिकी बेस को टारगेट किया तो क्या चीन और रूस उसके साथ खड़े होंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ईरान अपना गुस्सा इजराइल पर उतार रहा है। उसके मिसाइल और ड्रोन इजराइल के शहरों पर कहर बरसा रहे हैं। آمریکایی‌ها اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. آنچه که اونو در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از آنچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا و اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمانه، صدمه جبران پذیر خواهد بود. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई पहले ही अमेरिका को वार्निंग दे चुके थे। खामेनेई ने कह दिया था कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि ईरान कैसे अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 11,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है और ईरान की मिसाइलों की रेंज 3,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो क्या ईरान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक करेगा? For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. ईरान के आसपास अमेरिका के दर्जन भर से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, इन सभी जगह पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ये सभी मिलिट्री बेस ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। यहाँ करीब 40 से 50 हजार के बीच अमेरिकी सैनिक डिप्लॉय हैं। लेकिन ईरान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सभी मुल्क इस्लामिक राष्ट्र हैं। ऐसे में क्या ईरान इन देशों पर जमीन पर अटैक करेगा, और अगर किया तो क्या वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा या फिर उस देश पर माना जाएगा जिस पर ईरान की मिसाइलें गिरेंगी? सऊदी अरब में अमेरिका के 2 बड़े एयरबेस हैं, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और एस्कॉन विलेज एयरबेस। सऊदी अरब में 2700 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। इस तरह इराक में अल असद एयरबेस और इरबिल बेस है। यहाँ 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक डिप्लॉय हैं। कुवैत में कैंप ब्यूहिंग, कैंप आरिफिजान, कैंप पेट्रियाट कुवैत नेवल बेस है। यहाँ करीब 13,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कतर के दोहा में अल उदीद एयर बेस है। ये बेस अमेरिका के सेंट्रल कमांड रीजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक डिप्लॉय हैं। यूएई के दुबई में अमेरिका का अल धफरा एयरबेस है। यहाँ भी 3,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में यूएस की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहाँ करीब 9,000 सैनिकों की तैनाती है। इन देशों पर हमले करने का मतलब उस देश की संप्रभुता को चुनौती देना है। ऐसे में क्या ईरान इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऑप्शन भी है, जिसके बंद करने की बात वो पहले भी कह चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का 20 से 30% निर्यात होता है।
मतलब साफ है, अमेरिका के सीधे इस युद्ध में शामिल होने के बाद ये समुद्री मार्ग भी वॉर जोन बनने वाला है, जिससे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी और वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचेगी। और इसी बीच अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो वो अकेला नहीं है, उसके पीछे सुपर पावर नाटो के 32 देश होंगे जो वॉर फील्ड में अमेरिका का साथ देंगे। और ऐसा अगर होता है तो ईरान के लिए यह फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा कि वो लड़े या फिर सरेंडर करे। कैसे और क्यों करे, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। क्या ईरान अमेरिका पर करेगा पलटवार? अमेरिका के सामने कैसे टिकेगा ईरान? खामेनेई की सल्तनत पर वार, क्या आगे तीसरी वर्ल्ड वॉर? नाटो युद्ध में कूदेगा, ईरान का अब क्या होगा? अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को दहलाया है उससे ये तो तय है, खाड़ी का रण अब और भीषण होने वाला है। मिडिल ईस्ट के समीकरण अब बदलने वाले हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की बहुत करीब आ पहुंची है। अमेरिका के अटैक के बाद ईरान बदले की बात कर रहा है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब अगर ईरान अमेरिका से रिवेंज लेने के लिए स्ट्राइक प्लान करता है तो रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ नाटो खड़ा है। नाटो मतलब दुनिया के 32 देश जो अमेरिका की एक आवाज पर जंग के मैदान में उसके साथ आ जाएंगे, क्योंकि नाटो में अमेरिका का प्रभाव काफी मजबूत है। अमेरिका नाटो की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है और गठबंधन के भीतर फैसला लेने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अमेरिका नाटो के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा देता है, आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने में अहम रोल है। किसी भी एजेंडे को आकार देने की जिम्मेदारी अमेरिका ही संभालता है। नाटो के सर्वोच्च कमांडर की पोस्ट हमेशा अमेरिका के पास रहती है। कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल 5 के तहत नाटो के किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है और अमेरिका इस सिद्धांत को लागू करने में एक बड़ी भूमिका में है। अब अगर ईरान अमेरिका पर अटैक करता है तो ईरान इनडायरेक्टली नाटो के 32 देशों को चुनौती देगा। नाटो के 32 देशों में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्सबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका खुद शामिल है। और अब अमेरिका के साथ युद्ध में नाटो उतरा तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है और फिर इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे बड़े देश दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ चीन और रूस आ सकते हैं। हालांकि कुछ देश भारत की तरह न्यूट्रल भी रहेंगे। यानी अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से हो सकती है, जहां अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश एक और तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और कुछ अरब देश हो सकते हैं। अमेरिका दुनिया को पहले भी नाटो के साथ अपनी ताकत दिखा चुका है। अमेरिका में 9/11 के बाद का एक्शन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया और विमान हाईजैक कर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर को ही उड़ा दिया। 2001 में 11 सितंबर के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया।
उसके बाद तालिबान में बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की। अक्टूबर में अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमले कर दिए, जिसका लक्ष्य अलकायदा और उसामा बिन लादेन को खत्म करना था। इस मिशन में नाटो ने अमेरिका को अपना समर्थन दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे नाटो के कई सदस्य देशों ने तालिबान में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में अमेरिका का साथ दिया है। इसके अलावा कई नाटो के दूसरे देशों ने भी अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को रसद और दूसरी मदद पहुंचाई थी। 9/11 के बाद अमेरिका अकेला नहीं लड़ा, नाटो का साथ उसको मिलता रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस के खिलाफ यूक्रेन इतने दिनों तक टिक पाया है तो इसके पीछे की बड़ी वजह नाटो कंट्रीज की मदद भी है। अब अगर ईरान अमेरिका के हमले का जवाब देता है तो उसको नाटो के मजबूत देशों का सामना करना पड़ेगा, जबकि ईरान के साथ ही रूस और चीन खुलकर साथ नहीं निभा रहे हैं। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है तो चाइना ईरान के साथ अमेरिका से सीधा पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसे में आगे के लिए ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक और जहां इजरायल के पीछे अमेरिका है और अमेरिका के पीछे पूरे नाटो की फौज है, तो वहीं इस जंग में ईरान अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में केवल जुबानी जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टर्की के इस्तांबुल में ओआईसी की बैठक में विदेश मंत्रियों का जमावड़ा हुआ, लेकिन यह सम्मेलन केवल फोटोशूट बनकर रह गया। इस जंग में ईरान के साथ कितने मुस्लिम देश इस वक्त खड़े हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। ईरान के 3 परमाणु साइट पर अमेरिका का हमला। अरब देशों का क्या स्टैंड, ईरान का देंगे साथ। इस्लाम के नाम पर बना ओआईसी क्या करेगा। अमेरिका जो धमकी दे रहा था उसे अंजाम तक पहुंचा चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्र फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले करके उसे बर्बाद कर दिया है। ईरान जवाबी हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन क्या ईरान अकेले इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? ईरान अकेले इजराइल और अमेरिका के सामने कितने समय तक जंग के मैदान में टिक पाएगा? फिलहाल तो ईरान इस जंग में अकेला पड़ता दिख रहा है। मुस्लिम देश ईरान के समर्थन में केवल जुबानी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। इसका सबूत कल तुर्की के इस्तांबुल में ओआईसी की बैठक में देखने को मिला। यहां ओआईसी के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा हुआ। जंग जारी रहने के बावजूद बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे। उन्हें उम्मीद रही होगी कि ओआईसी के देश मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाएं, इजराइल को आंख दिखाएंगे, लेकिन ये सम्मेलन केवल फोटोशूट बनकर रह गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसका इस्तेमाल अपनी इमेज चमकाने के लिए किया। कई देशों के नेताओं के साथ बैठक की, फोटो सेशन किया। इसके बाद ओआईसी के विदेश मंत्रियों ने बयान जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ओआईसी ने बयान जारी कर ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की। प्रस्ताव में तत्काल सीज फायर करने को कहा और इस विवाद का कूटनीतिक समाधान निकालने पर जोर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल इस क्षेत्र में शांति चाहते ही नहीं। Exercise of our legitimate right for self-defense against the act of aggression which is done against us unprovoked and in a very brutal way. As everybody knows, we were in the middle of negotiations with the United States and we were supposed to meet for the 6th round on 15 June. Then all of a sudden, Israelis decided to attack us on 13, only 2 days before the negotiations. It is obvious that they are against diplomacy. It is obvious that they don't want, a peaceful, settlement of this issue. इसके बाद ओआईसी देश के नेता अपने अपने देश वापस लौट गए और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को तबाह कर दिया। सवाल है कि अब ओआईसी के देश क्या करेंगे? फिलहाल तो अरब देश इस जंग पर पूरी तरह बटे हुए हैं। जंग में ईरान के साथ खुलकर वही देश है जहां पर एक्टिव आतंकी संगठनों का
ईरान खुलकर समर्थन करता रहा है। सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे बड़े देश ईरान के खिलाफ हैं। एक समय ईरान का सबसे बड़ा समर्थक देश रहा सीरिया सत्ता परिवर्तन के बाद न्यूट्रल हो गया है। मिस्र, कतर से लेकर जॉर्डन और ओमान तक तटस्थ हैं। केवल फिलिस्तीन, यमन और लेबनान ईरान के साथ दिख रहे हैं। इस जंग को लेकर अरब वर्ल्ड किस कदर बटा हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जॉर्डन अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान की मिसाइलों को गिराने के लिए करने की मंजूरी दे रहा है। आज ही अमेरिका के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ईरान की मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले मिडिल ईस्ट और बड़े मुस्लिम देशों का स्टैंड जान लेते हैं। तुर्की मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा खलीफा बनना चाहता है। वो ईरान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन हथियार से ईरान की मदद नहीं कर रहा है, केवल जुबानी मदद कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच 36 का आंकड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। सऊदी अरब ने केवल ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। ईरान और इराक आपस में 10 साल का युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान को इराक के समर्थन की ना उम्मीद होगी, ना इराक ने ऐसा कोई कदम उठाया है। इराक ने केवल इजराइल के हमले की निंदा की है। इस रीजन के एक और बड़े देश यूएई ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। कतर जरूर सीजफायर की कोशिशों में जुटा हुआ है। ओमान ने भी सीजफायर की पहल की है। मिस्र का भी रुख न्यूट्रल बना हुआ है। अगर ईरान को सीरिया से समर्थन की उम्मीद होगी तो सीरिया ने उसे निराश किया है। जब तक असद सीरिया के राष्ट्रपति थे, ईरान की खुलकर मदद करते थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद सीरिया ईरान की तबाही पर चुप है। इजराइल इसके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर ईरान पर बम गिरा रहा है। जिस लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को तैयार किया है, उस लेबनान का कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए है। हालांकि यमन ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। सवाल है कि जब ईरान को किसी से मदद नहीं मिली तो वो क्या कर सकता है? ईरान के सामने क्या विकल्प है? ईरान ने 3 आतंकी संगठनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती को पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्हीं के दम पर वो पिछले कई सालों से इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेकिन इजराइल ने पिछले 2 साल में हमास और हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेताओं को इजराइल खत्म कर चुका है। इजराइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार को ड्रोन अटैक में मार गिराया था, तो इस्माइल हनिया को ईरान ने बम अटैक में खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल हिजबुल्लाह के टॉप लीडर नसरुल्लाह का भी काम तमाम कर चुका है, लेकिन ईरान अभी भी हूती का इस्तेमाल कर सकता है। हूती ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने इस जंग में प्रवेश किया तो वो रेड सागर में हमले शुरू करेगा। हूती के पास मिसाइल हमले की क्षमता है। वो पहले भी कई बार अमेरिका को निशाना बना चुके हैं। ओआईसी में 57 मुस्लिम देश, सऊदी अरब के जद्दा में हेडक्वार्टर। 25 सितंबर 1969 को गठन हुआ। अपने गठन के बाद ओआईसी ने कई मौकों पर अपनी ताकत दिखाई। इजराइल बनने के तुरंत बाद 1948 के प्रथम अरब इजराइल युद्ध में मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी। उसके बाद 1967 में 6 दिन तक चले जंग में इस्लामी देशों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, लेकिन इजराइल को हरा नहीं पाए। 1969 में अल अक्सा मस्जिद में आगजनी के बाद सऊदी अरब, मिस्र और अन्य इस्लामी देशों ने ओआईसी का गठन किया। ओआईसी का असर 1973 के योम किप्पुर युद्ध के समय दिखा। उस समय मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने तेल की पाबंदी लगाकर अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन 2025 आते आते अरब जगत इस कदर बढ़ चुका है कि अपनी ताकत का एहसास कराना तो दूर की बात है, एकजुट होकर कोई स्टैंड भी नहीं ले पा रहा है। इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान अब मुस्लिम जगत का नया खलीफा बनने की फिराक में है। पाकिस्तान ईरान को समर्थन का दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा की है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को गलत बताया है। कल जब तुर्की में ओआईसी की बैठक हुई तो इस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुनीर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार के साथ ओआईसी की बैठक में शामिल तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी मुलाकात की। लेकिन क्या पाकिस्तान ने ईरान से गद्दारी की? अमेरिका ने पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला किया। क्या मुनीर के अमेरिकी दौरे में ईरान पर हमले की डील फाइनल हुई? मुनीर तुर्की से पहले अमेरिकी दौरे पर था।
इस दौरान उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच किया था। तो क्या लंच की टेबल पर ईरान पर परमाणु हमले का प्लान रेडी हुआ? बताया जा रहा है कि ट्रंप ने लंच पर मुनीर से ईरान के सारे सीक्रेट लिए। इधर मुनीर अमेरिका से लौटा, उधर अमेरिका ने ईरान पर बम से हमला कर दिया। ईरान पर अटैक को लेकर इजरायल ने बड़ा दावा किया है। ईरान के कई फाइटर जेट को तबाह करने का वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ के मुताबिक 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के अड्डों पर हमला किया गया है। 8 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। 6 लॉन्च पैड से हमले की पूरी तैयारी थी, जहां से इजरायल की तरफ अटैक करने की पूरी तैयारी की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और ईरान पर अटैक को लेकर इजरायल ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के 2 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के अड्डों पर अटैक किया है। 8 लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं और 6 लॉन्च पैड जो अटैक के लिए तैयार थे, आपको बता दें, उन्हें भी नष्ट किया गया है। और ये अटैक का वीडियो भी आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया। इजरायल ने यह बहुत बड़ा दावा किया है ईरान पर अटैक को लेकर। यह बताया है इजरायल ने कि ईरान के 2 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, जबकि 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के अड्डों पर भी हमला किया है। तो ईरान इजरायल जंग के बीच खुलकर अमेरिका के आने से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ चुका है। पूरे युद्ध में 3 अलग अलग रुख सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर यह युद्ध पाकिस्तान तक आ गया तो भारत क्या करेगा? चीन ने अगर ईरान को लेकर युद्ध में एंट्री की तो क्या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी? हालांकि जिनपिंग को फैसला करना है कि युद्ध में वो रहेंगे या शांत रहेंगे। सवाल यह भी है कि अगर हालात और बिगड़े तो भारत का रुख क्या होगा? क्या पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया? क्या ईरान पाकिस्तान से बदला लेगा? दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अपनी एयरबेस और पोर्ट को अमेरिका को देने का सौदा कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ हुई एक डील में पाक ने अपने आर्मी बेस और पोर्ट को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए अमेरिका को देने के लिए हामी भर दी है। यह आरोप एक पाकिस्तानी सांसद ने लगाया है। दरअसल जिस जिहादी आर्मी चीफ से आधा पाकिस्तान नफरत करता है, उस आसिम मुनीर को ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच कराया। व्हाइट हाउस में पूरा सम्मान दिया। मुनीर ने ट्रंप को मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया था। उनके इस बयान के सम्मान में ट्रंप ने उन्हें लंच पर बुलाया। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के रिश्ते इजराइल के साथ बुरे नहीं हैं, यानी आसिम मुनीर से इजराइल को मान्यता देने पर भी चर्चा की गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद मांगी है। पाकिस्तान पहले से ही ईरान की जासूसी करने के लिए अमेरिकी विमानों को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए इजाजत दे रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने लड़ाकू विमानों के लिए एयरबेस मांगा और पाकिस्तान ने दे भी दिया। इससे पहले पाकिस्तान अपना नूर खान एयरबेस अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका को दे चुका है। इसके बदले आसिम मुनीर अमेरिका से चाहता है पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जवाब देना ठहराया जाए और पाकिस्तान को चलाने के लिए IMF से कर्ज मिलता रहे। सवाल यह है कि ईरान पाकिस्तान की बेवफाई पर चुप बैठा रहेगा? क्या वो पाकिस्तान से इसका सीधा बदला लेगा? और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका क्या करेगा? चीन का क्या स्टैंड होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चुप बैठेगा? और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजरायल पर 35 मिसाइलें दागी हैं। इजरायल के 14 लोकेशन को टारगेट कर अटैक किया गया है, जिसके बाद हाइफा और तेल अवीव शहर में काफी नुकसान हुआ है। इजरायल में अब तक 85 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ईरान का इजरायल पर 35 मिसाइलों से जवाबी हमला है। इजरायल के 14 लोकेशन को टारगेट किया गया है। आपको बता दें कि अब तक 85 लोगों के घायल होने की खबर इजरायल से आ रही है। हाइफा और तेल अवीव में ये ईरानी मिसाइल्स गिरी हैं, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको इजरायल के तेल अवीव की दिखा रहे हैं, जहां पे आपको बता दें कि ईरान के हमले में बेहद नुकसान हुआ है। 35 मिसाइलों से ईरान ने इजरायल पर जवाबी अटैक किया है। हाइफा और तेल अवीव को
टारगेट कर ईरानी मिसाइलें दागी गई हैं। आपको बता दें कि 35 मिसाइलें एक साथ ईरान की तरफ से दागी गई हैं। हाइफा और तेल अवीव ईरान के टारगेट थे। तो हाइफा और तेल अवीव शहर में काफी नुकसान होने की खबर है। इजराइल में अब तक 85 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव शहर में भारी तबाही हुई है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में बर्बादी ही बर्बादी चारों तरफ नजर आ रही है। हाई राइज बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। राहत बचाव युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए पुलिस फोर्स पूरे दमखम के साथ जुट गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। फायर फाइटर्स की कई टीमें मौके पर मौजूद है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, हाई राइज बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग बचे हैं, वो अपने सामान को लेकर दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई फायर फाइटर्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव शहर को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के जो तमाम रिहायशी इलाके हैं वहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है।